बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। मुझे उम्मीद है कि आप सब खैर खैरियत से होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है, जैसा कि आप देख सकते हैं, क्या है जी, वेटलेसनेस इन सैटेलाइट। बहुत ही आसान टॉपिक है। आज हम इसको डिटेल के साथ आपके साथ शेयर करेंगे और मुझे उम्मीद है कि आपको ये अच्छे तरीके से समझ आएगा। अच्छा, वेटलेसनेस इन सैटेलाइट। सैटेलाइट का जो आपको यहाँ पर वर्ड नजर आ रहा है, सैटेलाइट क्या होते हैं, इनके बारे में मैं आपको आर्टिफिशियल सैटेलाइट वाले टॉपिक के अंदर डिटेल के साथ बता चुका हूँ कि सैटेलाइट क्या होते हैं। यहाँ पर मैं आपको फिर से बताता चलूँ डेफिनेशन क्या है सैटेलाइट की, कि वो कोई भी ऑब्जेक्ट जो अर्थ के गिर्द या किसी भी प्लेनेट के गिर्द, कोई भी ऑब्जेक्ट जो किसी भी प्लेनेट के गिर्द किसी ऑर्बिट के अंदर रिवॉल्व करते हैं, किसी सर्टेन ऑर्बिट के अंदर रिवॉल्व करते हैं, उन ऑब्जेक्ट्स को हम क्या कहते हैं, सैटेलाइट। सैटेलाइट क्या होते हैं, कोई भी ऑब्जेक्ट जो किसी भी प्लेनेट के गिर्द एक सर्टेन ऑर्बिट के अंदर रिवॉल्व करते हैं, उन ऑब्जेक्ट्स को हम क्या नाम देते हैं, सैटेलाइट का नाम देते हैं। फॉर एग्जांपल, हमारे पास जो मून है वो अर्थ के अराउंड एक सर्टेन ऑर्बिट के अंदर रिवॉल्व करता है, तो हम उसको नाम देते हैं सैटेलाइट का। और कौन सा सैटेलाइट है, मून नेचुरल सैटेलाइट है। ठीक है। अच्छा, सैटेलाइट का तो मैं आपको बता चुका हूँ, फिर से मैंने आपको डेफिनेशन बता दी सैटेलाइट की। अब हम देखते हैं अपने आज के टॉपिक को, वेटलेसनेस इन सैटेलाइट को डिटेल के साथ इसको देखते हैं जी। अच्छा, इस वेटलेसनेस इन सैटेलाइट को समझाने के लिए ना मैं आपको डेली लाइफ से कुछ एग्जांपल बताऊंगा, और फिर हम अपने इस डायग्राम को भी देखेंगे, इसको समझेंगे कि इसमें क्या कहा जा रहा है, और उसके बाद जी हम अपने मैथमेटिकल डेरिवेशन भी निकालेंगे, उसको प्रूव करेंगे। ठीक है। अच्छा जी, सबसे पहले ना मैं इस टॉपिक को समझाने के लिए आपके सामने एक एग्जांपल लेता हूँ जी, स्प्रिंग बैलेंस की। ठीक है। यहाँ पर हम डिस्कस करते हैं एग्जांपल किसकी, लिए स्प्रिंग बैलेंस की एक एग्जांपल हम डिस्कस करते हैं। मान लेते हैं ये स्प्रिंग बैलेंस हमारे पास ही, हम इसको डिस्कस करते हैं, स्प्रिंग बैलेंस। ठीक है जी, ये हमारे पास स्प्रिंग बैलेंस आ गया। ठीक है। अच्छा, सपोज करते हैं कि ना ये मेरे पास एक स्प्रिंग बैलेंस है जो रिजिड सपोर्ट के साथ, किसी भी रिजिड सपोर्ट के साथ अटैच है। ये जी मेरे पास क्या है जी, ये मेरे पास ही एक स्प्रिंग बैलेंस है। ठीक है। जैसा कि आप जानते हैं, ये स्प्रिंग बैलेंस के ऊपर रीडिंग्स होती है, स्केल होता है। ठीक है। ये मेरे पास एक स्प्रिंग बैलेंस है, ये स्प्रिंग बैलेंस आ गया, और ये किसके साथ अटैच है, किसी एक रिजिड सपोर्ट के साथ अटैच है। और इस स्प्रिंग बैलेंस के साथ हमने क्या किया हुआ है, एक मास को हैंग किया हुआ है, एक ऑब्जेक्ट को हैंग किया हुआ है जिसका मास क्या है, एम मास है। ठीक है। ये हमारे पास बच्चों क्या है, एक स्प्रिंग बैलेंस आ गया जो रिजिड सपोर्ट के साथ अटैच है, और इस स्प्रिंग बैलेंस के साथ हमने एक ऑब्जेक्ट को हैंग किया हुआ है जिसका मास एम है। ठीक है। अच्छा बच्चों, अब इस मास के ऊपर ना दो फोर्सेस एक्ट कर रही हैं। ठीक है, दो फोर्सेस एक्ट कर रही हैं। कौन कौन सी, एक फोर्स इसके ऊपर डाउनवर्ड एक्ट कर रही है, और वो फोर्स कौन सी है, वेट की फोर्स है, यानी कि वेट किसके बराबर होता है, एम जी की फोर्स। यानी कि इस ऑब्जेक्ट का ऊपर दो फोर्सेस एक्ट कर रही हैं, एक ग्रेविटी की फोर्स यानी कि वेट की फोर्स जिसको डाउनवर्ड नीचे की तरफ खींच रही है, और दूसरी इसके ऊपर एक फोर्स एक्ट कर रही है जो टेंशन की फोर्स है। और टेंशन की फोर्स कहां पर है, स्प्रिंग बैलेंस के अंदर जो स्प्रिंग है ना, जब वो खींचता है तो उसके ऊपर कौन सी फोर्स एक्ट करती है, टेंशन की फोर्स एक्ट करती है। और वो टेंशन की फोर्स कहां पर एक्ट करती है, अपवर्ड। अपवर्ड ऊपर की तरफ हमारे पास टेंशन की फोर्स एक्ट कर रही है, और डाउनवर्ड वेट की फोर्स एक्ट कर रही है इस मास के ऊपर। ठीक है। अच्छा बच्चों, जब ये टेंशन की फोर्स, ये जब टेंशन की फोर्स बच्चों हमारे पास इस वेट की फोर्स के बराबर हो जाती है ना, तो हमारे पास जो स्प्रिंग बैलेंस के ऊपर जो रीडिंग है वो एक फिक्स पॉइंट पर आकर रुक जाती है। सपोज करते हैं कि वो इस पॉइंट पर आकर रुक गई, जब टेंशन की फोर्स और वेट की फोर्स आपस में बराबर हो गई, तो स्प्रिंग बैलेंस ने ना अपनी रीडिंग एक फिक्स पॉइंट पर आकर रोकी। और सपोज करते हैं कि इस ऑब्जेक्ट का इस स्प्रिंग बैलेंस ने हमें मास कैलकुलेट करके दिया, वो था जी 8 केजी। ठीक है, 8 केजी हमारे पास इस स्प्रिंग बैलेंस ने इस मास का वेट मास कैलकुलेट करके दिया इस ऑब्जेक्ट का। ठीक है जी, 8 केजी। और ये हमारे पास स्प्रिंग बैलेंस है, इसने किस फोर्स को मेजर करके हमें ये इस ऑब्जेक्ट का मास बताया है। हमारे पास देखिए दो फोर्स है ना, एक वेट की फोर्स जो नीचे की तरफ खींच रही है, और दूसरी हमारे पास टेंशन की फोर्स है जो स्प्रिंग के अंदर, स्प्रिंग बैलेंस के अपवर्ड की है, जो उसकी डायरेक्शन अपवर्ड है। तो इन दोनों फोर्सेस में आज से आप बताएं क्या स्प्रिंग बैलेंस ने टेंशन की फोर्स को मेजर करके ये आंसर दिया है,
या स्प्रिंग बैलेंस ने इस वेट की फोर्स को मेजर करके ये आंसर दिया है। तो यहाँ पर जो हमारे पास जितने भी स्प्रिंग बैलेंस है ना बच्चों, जो उनके अंदर जितनी भी टेंशन की फोर्स अपवर्ड एक्ट करती है, टेंशन की फोर्स अपवर्ड जो एक्ट करती है स्प्रिंग बैलेंस के अंदर, स्प्रिंग बैलेंस उसी टेंशन की फोर्स को मेजर करते हैं और मेजर करके हमें क्या देते हैं, उस ऑब्जेक्ट का मास कैलकुलेट करके देते हैं। ठीक है, यानी कि यहाँ से हमें क्या बात मालूम हुई कि जो हमारे पास टेंशन की फोर्स होती है या अपवर्ड फोर्स होती है, सपोर्टिंग फोर्स होती है, जो वो हमारे पास स्प्रिंग बैलेंस कैलकुलेट करता है और उसको कैलकुलेट करके हमें मास कैलकुलेट करके देता है किसी भी ऑब्जेक्ट का। ठीक हो गया। अच्छा, अब हम दूसरी एग्जांपल डिस्कस करते हैं। दूसरी एग्जांपल क्या है, सपोज करें कि ये मेरे पास ना ये मेरे पास एक स्प्रिंग बैलेंस है रिजिड सपोर्ट के साथ अटैच है। यही दोबारा से एग्जांपल लेते हैं। देखें इसके ऊपर ये रीडिंग्स आ गई हमारे पास और यहाँ पर इसके साथ भी एक क्या है, एक ऑब्जेक्ट हैंग किया हुआ है जिसका मास m है। ठीक है बच्चों। अच्छा, अब इस मास के ऊपर भी सिमिलरली दो फोर्सेस एक्ट कर रही होंगी। कौन सी फोर्स एक्ट कर रही होंगी, एक इसके ऊपर वेट की फोर्स यानी कि एम जी जो के बराबर है, वेट एम जी के बराबर है। एक डाउनवर्ड वेट की फोर्स इस मास के ऊपर एक्ट कर रही है और एक इसके ऊपर जी टेंशन की फोर्स एक्ट कर रही है जो कि स्प्रिंग के अंदर है। जब ये कहाँ है, जब ये जमीन के ऊपर है किसी रिजिड सपोर्ट के साथ, जब ये अटैच है, जब इसके ऊपर दो फोर्सेस एक्ट कर रही हैं, एक वेट की फोर्सेस है जो इस मास को नीचे की तरफ खींच रही है और एक स्प्रिंग के अंदर टेंशन की फोर्स है, स्प्रिंग बैलेंस की स्प्रिंग के अंदर टेंशन की फोर्स है जो कि इस मास को ऊपर की तरफ खींच रही है। ठीक है, और उस वक्त ये स्प्रिंग कुछ ना कुछ इस ऑब्जेक्ट का मास कैलकुलेट करके हमें बता रहा होगा। लेकिन सपोज करते हैं कि इस पूरे सिस्टम को ना मैं किसी हाइट के ऊपर ले जाता हूँ, h हाइट के ऊपर मैं ले गया, किसी भी सर्टेन हाइट h के ऊपर मैं इस पूरे सिस्टम को ले गया। ठीक है, और ना मैंने वहां से इस स्प्रिंग बैलेंस को छोड़ दिया। ठीक है, जैसे ही मैंने इसको स्प्रिंग बैलेंस को हवा के अंदर ऐसे खला के अंदर छोड़ दिया, सपोज करते हैं कि इस स्प्रिंग बैलेंस को ना मैं ना किसी कमरे की छत के ऊपर ले गया और वहां छत से ना मैंने इसको छोड़ दिया। ये अब मुझे बताएं, जब मैं इस स्प्रिंग बैलेंस को छोड़ूंगा इस पर कौन कौन सी फोर्स जो है वो एक्ट करेंगी। देखिए इसके ऊपर जो वेट की फोर्स है वो तो एक्ट करेगी क्योंकि उसी की वजह से तो ये नीचे की तरफ गिरेगा। ठीक है, लेकिन जैसे ही मैं इसको नीचे गिराऊंगा इसके ऊपर जो हमारे पास टेंशन की जो फोर्स है वो एक्ट नहीं करेगी। ठीक है, वो टेंशन की फोर्स एक्ट नहीं करेगी क्योंकि जो हमारे पास स्प्रिंग बैलेंस है वो भी नीचे की तरफ गिर रहा होगा और हमारे पास ये जो है ना टेंशन की फोर्स वो नहीं होगी। और जब टेंशन की फोर्स हमारे पास नहीं होगी, जैसा कि मैंने बताया, जो हमारे पास स्प्रिंग बैलेंस होते हैं कौन सी फोर्स को कैलकुलेट करके आंसर देते हैं, वो हमारे पास स्प्रिंग बैलेंस जो है वो टेंशन की फोर्स को कैलकुलेट करके हमें किसी भी ऑब्जेक्ट का मास बताते हैं। लेकिन जब भी हमारे पास ऑब्जेक्ट गिरेगी, फ्री फॉल मोशन के अंदर आएगी, तो वहां पर जो टेंशन की फोर्स है वो जीरो हो जाएगी और स्प्रिंग बैलेंस टेंशन की फोर्स को कैलकुलेट करके हमें मास देता है कि इस बॉडी का कितना मास होगा। तो फिर हमारे पास जब बॉडी फ्री फॉल मोशन में आ जाएगी तो जो स्प्रिंग बैलेंस होगा ना, तो वो क्या करेगा, उस बॉडी का, उस मैस का जो वेट, अपेरेंट वेट कैलकुलेट करेगा वो जीरो होगा। जीरो क्यों होगा, क्योंकि वहां पर टेंशन की फोर्स नहीं होगी। जब टेंशन की फोर्स नहीं होगी तो स्प्रिंग बैलेंस उस बॉडी का जो अपेरेंट वेट कैलकुलेट करके देगा वो हमारे पास कितना होगा जी, वो हमारे पास जीरो होगा। यानी कि यहाँ से हमने क्या बात सीखी, यहाँ से हमने ये बात सीखी कि जब भी कोई ऑब्जेक्ट फ्री फॉल मोशन के अंदर होता है तो उसके ऊपर कोई भी अपवर्ड सपोर्टिंग फोर्स या टेंशन की फोर्स हमारे पास एक्ट नहीं करती। और जब वो एक्ट नहीं करती तो स्प्रिंग बैलेंस उसी फोर्स को तो कैलकुलेट करके उस बॉडी का वेट बताता है। जब वो टेंशन की फोर्स ही नहीं होगी तो हमारे पास जो स्प्रिंग बैलेंस होगा उस टेंशन की फोर्स की जगह कुछ भी नहीं होगा, वहां पर जीरो होगा। तो हमारे पास स्प्रिंग बैलेंस वहां पर जीरो वेट शो करेगा, उस बॉडी का अपेरेंट वेट जो होगा वो जीरो होगा। ठीक है, यहाँ से हमने ये सीखा। ये मैंने जब इसको नीचे गिराया, ये किस मोशन के अंदर थी, ये थी हमारे पास थी फ्री फॉल मोशन के अंदर थी। फ्री फॉल मोशन के अंदर बच्चों मैंने इस पूरे सिस्टम को गिराया था। फ्री फॉल मोशन क्या होती है, फ्री फॉल मोशन के अंदर जब हमारे पास एक्सीलरेशन जो है वो 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर इसके बराबर जब हो जाता है तो हमारे पास बॉडी का जो है मोशन वो है फ्री फॉल मोशन बन जाती है। जब हमारे पास इस बॉडी का एक्सेलरेशन 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो जाता है। ठीक है, अच्छा एक और एग्जांपल को डिस्कस करते हैं। लास्ट एग्जांपल को सपोज करते हैं कि हमारे पास ना एक स्ट्रिंग है किसी भी रिजिड सपोर्ट के साथ अटैच है और मैं ना इसके साथ ना एक ब्रिक यानी कि एक ईंट को हैंग कर देता हूँ। ठीक है,
ये मैंने रस्सी के साथ एक ईंट को ना हैंग कर दी। अब इस ईंट के ऊपर भी दो फोर्स एक्ट करेंगी, एक इसका वेट है, वेट यानी कि mg जो कि इसको नीचे की तरफ खींचेगा, और एक इसके रस्सी के अंदर जो टेंशन की फोर्स है वो एक्ट करेगी, इस ईंट को ऊपर की तरफ खींचेगी। ठीक है बच्चों। अच्छा अभी अब ना इस ईंट को भी मैं उठाता हूँ और ना किसी कमरे की छत पे लेके जाता हूँ और वहां से इसको नीचे छोड़ देता हूँ, गिरा देता हूँ। ठीक है। और जब ये इसको मैं नीचे गिराऊंगा तो ये कौन सी मोशन के अंदर होगी? ये फिर से फ्री फॉल मोशन के अंदर होगी, फ्री फॉल मोशन के अंदर होगी। ठीक है। अच्छा बच्चों, जब ये फ्री फॉल मोशन के अंदर होगी, ऊपर से जब मैं इसको नीचे गिराऊंगा तो इसके ऊपर कौन कौन सी फोर्स एक्ट करेगी? हमारे पास जो इसके ऊपर वेट की फोर्स है वो तो इसको नीचे की तरफ खींचेगी, वो एक्ट करेगी, लेकिन इसके अंदर जो टेंशन की फोर्स है, ऊपर की तरफ खींचने वाली फोर्स है, वो एक्ट नहीं करेगी, क्योंकि रस्सी ढीली हो जाएगी, रस्सी भी नीचे गिर जाएगी, तो हमारे पास जो रस्सी के अंदर टेंशन की फोर्स है वो खत्म हो जाएगी। और जब टेंशन की फोर्स रस्सी के अंदर खत्म हो जाएगी तो स्प्रिंग बैलेंस क्या हमारे पास मैयर करके उस ईंट का मिसाल के तौर पर हमारे पास स्प्रिंग बैलेंस ने इस ईंट का मास कैलकुलेट करना था ना। अगर हमारे पास देखें, अगर इस रस्सी के अंदर टेंशन मौजूद रहेगी तो स्प्रिंग बैलेंस जो होगा इस रस्सी की टेंशन की फोर्स को कैलकुलेट करके इस ईंट का हमारे पास मास बता देगा। लेकिन अगर हमारे पास ये टेंशन ही नहीं होगी, जैसे मैं इसको नीचे फ्री फॉल मोशन के अंदर गिराऊंगा, तो जब इसके अंदर रस्सी के अंदर हमारे पास टेंशन की फोर्स ही नहीं होगी तो स्प्रिंग बैलेंस क्या मेजर करके हमें आंसर देगा? स्प्रिंग बैलेंस, क्योंकि टेंशन की फोर्स को ही मेजर करके इस ईंट का इसने आंसर निकालना था ना। लेकिन जब हमारे पास टेंशन की फोर्स है ही नहीं तो जो स्प्रिंग बैलेंस होगा उस ये इस ईंट का जो वेट होगा, पेरेंट वेट, वो किसके बराबर जाहिर करेगा? 0 के बराबर जाहिर करेगा। ठीक है बच्चों। मुझे उम्मीद है कि यहाँ से आपको ये तमाम बातें समझ आ गई होगी कि जब भी हमारे पास कोई भी ऑब्जेक्ट फ्री फॉल मोशन के अंदर होता है, उसके अंदर टेंशन की फोर्स या सपोर्टिंग फोर्स या अपवर्ड फोर्स या नॉर्मल फोर्स जो है वो 0 हो जाती है, और उस फोर्स के 0 होने की वजह से उसका जो अपेरेंट वेट है वो क्या बन जाता है? वो 0 बन जाता है। ठीक है। अच्छा, ये तो हमने अपनी डेली लाइफ से सीखा। अब हम इस डायग्राम से सीखते हैं कि जो बुक के अंदर डायग्राम दी गई है इसके अंदर वो क्या समझा रहा है। ठीक है। देखें, सबसे पहले ना सपोज करते हैं ये हमारे पास ये जो मैंने ब्लू कलर से शो किया है ये एक पूरा सैटेलाइट है, और इस सैटेलाइट के अंदर ना ये एक एस्ट्रोनॉट है, यानी कि खलाबाज है। ठीक है। अच्छा, इस जो हमारे पास एस्ट्रोनॉट है इसके ऊपर दो फोर्सेस एक्ट कर रही हैं। कौन कौन सी फोर्सेस हैं? एक ना आप ऐसे सपोज कर लीजिए, जो खलाबाज है, एस्ट्रोनॉट है ना, ये हमारे पास इस तरह से ना, देखिए यहाँ पर मैं दोबारा समझा देता हूँ कि ये हमारे पास सपोज करें ये हमारे पास क्या है जी, ये पूरा सैटेलाइट है, और यहाँ सैटेलाइट के ऊपर ना सैटेलाइट के ऊपर सरफेस के ऊपर कहीं भी स्प्रिंग बैलेंस अटैच है, ये स्प्रिंग बैलेंस अटैच है। सपोज करें ये एक स्प्रिंग बैलेंस अटैच है। ठीक है। और इस स्प्रिंग बैलेंस के साथ ना यहाँ पर हमारे पास ये जो है ना एस्ट्रोनॉट जो है, ये हमारे पास इस एस्ट्रोनॉट जो है ये स्प्रिंग बैलेंस के साथ अटैच है, यानी कि ये स्प्रिंग बैलेंस को पकड़ के ऐसे लटका हुआ है। ठीक है। ये हमारे पास एक पूरा सैटेलाइट है, सैटेलाइट के साथ क्या अटैच है? उसके ऊपर, रूफ के ऊपर सैटेलाइट की, वहां पर हमारे पास एक स्प्रिंग बैलेंस अटैच है, और उस स्प्रिंग बैलेंस को साथ ना वो खलाबाज जो एस्ट्रोनॉट है वो ऐसे लटका हुआ है। ठीक है। यहाँ पर वही बात है कि ये एस्ट्रोनॉट है, ये किसी स्प्रिंग बैलेंस के साथ सपोज करें लटका हुआ है। ठीक है। अच्छा, अब इस जो हमारे पास ये खलाबाज है इसके ऊपर भी दो फोर्सेस एक्ट कर रही हैं। कौन कौन सी फोर्सेस हैं? देखिए, एक इसको नीचे की तरफ फोर्स खींच रही है। कौन सी फोर्स है जी? वेट है, यानी कि mg जो बराबर होती है वेट। एक वेट इसको नीचे की तरफ खींच रहा है और नॉर्मल फोर्स को ऊपर की तरफ खींच रहा है। और ये सैटेलाइट पूरा किस मोशन के अंदर मूव कर रहा है? ये इसकी जो मोशन है बच्चों वो है फ्री फॉल मोशन है। ठीक है। फ्री फॉल मोशन, ये पूरा सैटेलाइट फ्री फॉल मोशन के अंदर मूव कर रहा है। ठीक है। फ्री फॉल मोशन है इस सैटेलाइट की। देखिए बच्चों, अब जब ये फ्री फॉल मोशन के अंदर होगा, जैसा कि मैंने बताया, फिर हमारे पास कौन कौन सी इस एस्ट्रोनॉट के ऊपर कौन कौन सी फोर्सेस एक्ट करेंगी जब ये फ्री फॉल मोशन के अंदर होगा? देखें, इसके ऊपर वेट की फोर्स तो एक्ट करेगी। ठीक है। वेट की फोर्स तो एक्ट करेगी, लेकिन इसके ऊपर जो ये ऊपर नॉर्मल फोर्स है ना, नॉर्मल फोर्स ये एक्ट नहीं करेगी, ये 0 बन जाएगी। ठीक है। देखें, यहाँ पर इसके ऊपर जो नॉर्मल फोर्स है वो 0 बन जाएगी। क्यों? क्योंकि ये फ्री फॉल मोशन के अंदर है, लेकिन इसके ऊपर जो ये वेट की फोर्स है ये एक्ट करेगी। ठीक है। अब हमने ना ये प्रूव करना है कि इस एस्ट्रोनॉट के ऊपर जो ये नॉर्मल फोर्स है ये 0 है,
और जब ये 0 होगी तो फिर इसका जो अपेरेंट वेट होगा इस एस्ट्रोनॉट का वो 0 बन जाएगा और ये एस्ट्रोनॉट जो है सैटेलाइट के अंदर वेटलेसनेस की कंडीशन जो है उसको फील करेगा। ठीक है, इसको हम प्रूव करते हैं। अच्छा, इसको प्रूव करने के लिए ना देखें इस जो हमारे पास एस्ट्रोनॉट है इसके ऊपर क्या कौन कौन सी दो फोर्सेस एक्ट कर रही हैं। दो फोर्सेस एक्ट कर रही हैं, एक वेट की फोर्स डाउनवर्ड एक्ट कर रही है। कौन सी फोर्स? वेट की फोर्स यानी कि mg। ठीक है, दो फोर्सेस एक्ट कर रही हैं, कौन कौन सी? एक वेट की फोर्सेस यानी कि mg एक फोर्स एक्ट कर रही है और दूसरी फोर्स कौन सी है? अपवर्ड नॉर्मल फोर्स है एक्ट कर रही है, जो कि ठीक है क्योंकि इन दोनों फोर्सेस की डायरेक्शन अपोजिट है, एक नीचे की तरफ है एक ऊपर की तरफ है, तो हम एक फोर्स के साथ नेगेटिव का साइन लगा देंगे। यानी कि यहाँ पर हमने एफ एम के साथ यानी कि नॉर्मल फोर्स के साथ नेगेटिव का साइन लगा दिया। अच्छा बच्चों, अब इन दोनों का जो है ना ये डिफरेंस है, यानी कि mg में से अगर हम एफ एन को माइनस करेंगे तो बाकी जो हमारे पास आंसर आएगा वो वहां पर सेंट्रीपिटल फोर्स मुहैया करेगा। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास यहाँ पर ना ये वैसे सपोज कर लेता हूँ कि हमारे पास जो इसको नीचे की तरफ खींच रही है फोर्स, वेट की फोर्स, वो 10 न्यूटन है और जो हमारे पास ये इसके ऊपर जो है अपवर्ड जो फोर्स है, नॉर्मल फोर्स एक्ट कर रही है वो 6 न्यूटन है, 6 न्यूटन है। अगर हम इन दोनों का डिफरेंस देखें तो हमारे पास क्या आएगा? हमारे पास आ जाएगा जी 4 न्यूटन। ठीक है, अब ये जो 4 न्यूटन है ये क्या मुहैया कर रही है? ये जो बाकी फोर्स बची है ये सेंट्रीपिटल फोर्स का काम कर रही है। ठीक है, यानी कि इन दोनों के डिफरेंस जो ये फोर्स हमारे पास आई, ये कौन सी फोर्स है? ये सेंट्रीपिटल फोर्स का काम कर रही है। ठीक है, तो इन दोनों का डिफरेंस किसके बराबर आ गया? फिर हमारे पास इन दोनों का डिफरेंस हमारे पास सेंट्रीपिटल फोर्स के बराबर आ गया। ठीक है, ठीक है बच्चों, इन दोनों का डिफरेंस हमारे पास किसके बराबर आ गया जी? सेंट्रीपिटल फोर्स के बराबर। इसको हम इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे देते हैं। ये लीजिए हमारे पास क्या आ गई? इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, अच्छा अब हम एक फॉर्मूला पढ़ चुके हैं, सेंट्रीपिटल फोर्स किसके बराबर होता है? सेंट्रीपिटल फोर्स बराबर होता है जी mv स्क्वायर ओवर r के। ये हमने ऑलरेडी सेंट्रीपिटल फोर्स का फार्मूला पढ़ा हुआ है। ठीक है, अच्छा अब ये जो स्मॉल m है ये किसका वेट है जी? ये एस्ट्रोनॉट का वेट है। ठीक है, यानी कि जो सैटेलाइट के अंदर खलाबाज है ये स्मॉल m उसका वजन है। ठीक है, और बच्चों अब देखें कि हमारे पास ये अब हम ना ये तो हमने पहले डिस्कस किया, जो सैटेलाइट के अंदर एस्ट्रोनॉट था उसके बारे में हमने कंप्लीट डिस्कस किया। अब हम देखते हैं कि जो पूरा सैटेलाइट है बाहर, ठीक है, अब इस पूरे सैटेलाइट को देखते हैं। पहले हमने सिर्फ सैटेलाइट के अंदर देखा था, ये सारी डिटेल उसकी है। अब हम देखते हैं इस पूरे सैटेलाइट को। अच्छा, ये सैटेलाइट इस सर्कुलर पाथ के अंदर मूव कर रहा है तो यहाँ पर भी तो सेंट्रीपिटल फोर्स होगी, जब तो ये पूरा सैटेलाइट हमारे पास अर्थ के गिर्द एक सर्टेन ऑर्बिट के अंदर रिवॉल्व करेगा। तो यहाँ पर इस सैटेलाइट के ऊपर जो हमारे पास सेंट्रीपिटल फोर्स एक्ट कर रही है वो कौन सी एक्ट है? फोर्स एक्ट कर रही है वो जो अर्थ की ग्रेविटेशनल फोर्स है ना, वो इस सैटेलाइट के ऊपर एक्ट कर रही है सेंट्रीपिटल फोर्स के तौर पर। यानी कि इस सैटेलाइट के स्ट्रेट पाथ को बेंड कर रही है सर्कुलर पाथ के अंदर, और वो कौन सी फोर्स है? वो अर्थ की ग्रेविटेशनल फोर्स है जो कि सेंट्रीपिटल फोर्स का काम कर रही है इस पूरे सैटेलाइट के ऊपर। ठीक है, तो यहाँ पर हम देखते हैं कि हमारे पास जो सैटेलाइट के ऊपर फोर्स एक्ट करी है वो ग्रेविटेशनल फोर्स है और किसके बराबर है जी? सेंट्रीपिटल फोर्स। यानी कि ग्रेविटेशनल फोर्स जो है अर्थ की वो सेंट्रीपिटल फोर्स का काम कर रही है। ठीक है, अब देखिए जैसा कि आपने न्यूटन सेकंड लॉ में पढ़ा था, एफ किसके बराबर होता है? एफ बराबर होता है जी एम ए के। अब यहाँ पर देखिए यहाँ पर है जी एफ जी, एफ जी किसके बराबर आ जाएगा जी? एम यहाँ पर हम कैपिटल लिखेंगे। क्यों कैपिटल लिखेंगे? यहाँ पर हम सैटेलाइट का जो मास है उसको डिस्कस कर रहे हैं। स्मॉल एम हमने एस्ट्रोनॉट का मास लिखा और कैपिटल एम हम किसके लिए लिख रहे हैं जी? पूरे सैटेलाइट की मास के लिए। अच्छा, यहाँ पर ए था, ए क्या था? लीनियर एक्सेलरेशन। हम यहाँ पर कौन सा एक्सेलरेशन डिस्कस करेंगे? यहाँ पर हम क्योंकि फ्री फॉल मोशन डिस्कस कर रहे हैं तो यहाँ पर हम ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन यानी कि जी डिस्कस करेंगे। ठीक है, यहाँ पर यानी कि एफ जी किसके बराबर आ गया? एफ जी हमारे पास बराबर आ गया एम जी के। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पर देखें एफ सी का फार्मूला फिर से लिखे हैं। एफ सी का फार्मूला पढ़ चुके हैं, एम स्क्वायर ओवर आर। यहाँ पर एम हम फिर से कैपिटल लिखेंगे। कैपिटल क्यों लिखेंगे? मास ऑफ सैटेलाइट, यानी कि पूरे सैटेलाइट का मास डिस्कस कर रहे हैं, कैपिटल एम आ गया, साथ वी स्क्वायर ओवर आर वैसे ही आ गया। ठीक है, अच्छा अब देखें आप कि यहाँ पर भी एम कैपिटल है, इक्वल के इस साइड पर भी एम है और उस साइड पर भी एम है, ये दोनों एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है, बाकी हमारे पास क्या बचा? बाकी हमारे पास बचेगा जी, यहाँ पर आ जाएगा जी जी बराबर आ जाएगा जी वी स्क्वायर ओवर आर के। ठीक है, इसको हम इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे देंगे। ये हमारे पास आ गई थी इक्वेशन नंबर 2। अच्छा बच्चों, ये जो इक्वेशन नंबर 2 की जो वैल्यू है ना
अब हम इसको पुट कर देंगे किसके अंदर, इक्वेशन नंबर 1 के अंदर पुट कर देंगे। ठीक है, यहाँ पर मैं लिखता हूँ पुटिंग वैल्यू ऑफ इक्वेशन 2, यानी कि हमने g की वैल्यू पुटिंग वैल्यू ऑफ इक्वेशन 2 इन इक्वेशन 1, यानी कि हमारे पास जो इक्वेशन नंबर 2 की वैल्यू आई है उसको हमने पुट कर देना है किसके अंदर, इक्वेशन नंबर 1 के अंदर। देखें इक्वेशन नंबर हमारे पास क्या थी, इसको मैं दोबारा लिखता हूँ। इक्वेशन नंबर 1 हमारे पास थी एफ सी बराबर है जी एम जी माइनस एफ एन, ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 थी। और एफ सी आप जानते हैं किसके बराबर होता है, एफ सी किसके बराबर है जी, एम वी स्क्वायर ओवर आर। यहाँ पर मैं एफ सी की जगह लिख लूंगा एम वी स्क्वायर ओवर आर बराबर है जी एम जी माइनस एफ एन। ये हमारे पास क्या है जी, ये इक्वेशन नंबर 1 थी हमारे पास। ठीक है, ये इक्वेशन नंबर 1 है और इस इक्वेशन नंबर 1 के अंदर हमें कौन सी वैल्यू पुट करनी है, इस j की वैल्यू पुट करनी है इस इक्वेशन नंबर 1 के अंदर। देखें जी यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा ये एम वी स्क्वायर ओवर आर, ये वैसे ही आ गया, और यहाँ पर m ये भी वैसे ही आ गया। अब देखिए यहाँ पर g है तो यहाँ पर g की वैल्यू पुट करें, g की वैल्यू क्या है जी, वी स्क्वायर ओवर आर, ठीक है, माइनस एफ एन वैसे ही आ जाएगा। अब देखिए ये माइनस एफ एन इस इक्वल के इस साइड पर आएगा तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा जी एफ एन बराबर है जी यहाँ पर एम स्क्वायर ओवर आर, ये वाला एम स्क्वायर ओवर आर वैसे का वैसे रहा, और ये वाला एम स्क्वायर ओवर आर जब इक्वल के दूसरी साइड पर जाएगा तो इसका साइन बदल जाएगा और ये माइनस का हो जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा जी माइनस एम वी स्क्वायर ओवर आर। अब ये देखें दोनों ही हमारे पास एम स्क्वायर ओवर आर है और माइनस हो रहे हैं, यानी कि ये दोनों एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगे और बाकी हमारे पास एफ एन का जो आंसर आएगा वो क्या आएगा जी, एफ एन हमारे पास आ जाएगा जी किसके बराबर, 0 के बराबर आ जाएगा। ये हाँ देखें हमारे पास एफ एन किसके बराबर आया, यानी कि नॉर्मल फोर्स किसके बराबर आई, 0 के बराबर आई। और यही हमने प्रूव करना था, यहाँ पर मैंने आपको बताया था कि हमने प्रूव करना है कि हमारे पास जो नॉर्मल फोर्स है, ये जिसको सपोर्टिंग फोर्स कहते हैं, ये जिसको अपवर्ड या फोर्स कहते हैं, टेंशन की फोर्स कहते हैं, वो हमने प्रूव करनी थी 0 के बराबर, और वो 0 के बराबर आई। और जब ये फोर्स हमारे पास 0 के बराबर आती है तो फिर हमारे पास जो सैटेलाइट के अंदर जो एस्ट्रोनॉट होता है उसका जो अपीयरेंट वेट होता है वो 0 हो जाता है, और फिर वो एस्ट्रोनॉट सैटेलाइट के अंदर क्या फील करता है, वो वेटलेसनेस फील करता है अपने आप को। या अक्सर लोग से जब सवाल किया जाता है कि हमारे पास जो सैटेलाइट के अंदर हमारे पास एस्ट्रोनॉट होते हैं वो वेटलेसनेस फील क्यों करते हैं, तो अक्सर का आंसर होता है कि वहां पर ग्रेविटी नहीं होती। ये आंसर बिल्कुल गलत है। ग्रेविटी अगर ना होती तो हमारे पास ये जो सैटेलाइट है ये अर्थ के अराउंड सर्कुलर ऑर्बिट में क्यों मूव करता, अगर ग्रेविटी ना होती ये तो अपने इसी डायरेक्शन में, टेंजेंट की डायरेक्शन में इस तरफ बाहर निकल जाता, ग्रेविटेशनल फोर्स से बाहर निकल जाता अगर ग्रेविटी ना होती। यहाँ पर ग्रेविटी है तो इतने बड़े ये इस सैटेलाइट को इस सर्कुलर ऑर्बिट के अंदर रिवॉल्व करने पर मजबूर कर रही है। ये तो हमारे पास जो हमारे पास यहाँ पर जो है ये आर्टिफिशियल सैटेलाइट है, जबकि अगर हम देखें हमारे पास जो नेचुरल सैटेलाइट है, जो मून है, वो तो अर्थ से बहुत ज्यादा दूर है, बहुत ज्यादा डिस्टेंस के ऊपर है, वो भी हमारे पास क्या कर रहा है, वो भी अर्थ के अंदर हमारे पास क्या कर रहा है, अर्थ के अराउंड हमारे पास सर्कुलर ऑर्बिट के अंदर रिवॉल्व कर रहा है, हालांकि वो अर्थ से बहुत दूर है। यानी कि वहां भी हमारे पास जो सेंट्रीपिटल फोर्स एक्ट कर रही है वो भी जमीन की ग्रेविटेशनल फोर्स, यानी कि जमीन की ग्रेविटी वहां पर भी मून के ऊपर एक्ट कर रही है। तो यहाँ पर आप कैसे कह सकते हैं कि ग्रेविटी की ना होने की वजह से जो हमारे पास एस्ट्रोनॉट हैं वो वेटलेसनेस फील कर सकते हैं, ये वजह नहीं है, बल्कि ग्रेविटी होती है। लेकिन फिर भी हमारे पास जो एस्ट्रोनॉट होते हैं वो वेटलेसनेस क्यों फील करते हैं, क्योंकि उनके ऊपर जो नॉर्मल फोर्स है, जो टेंशन की फोर्स है वो 0 हो जाती है, इसलिए हमारे पास जो सैटेलाइट के अंदर एस्ट्रोनॉट होते हैं वो वेटलेसनेस फील करते हैं। ठीक है, मुझे उम्मीद है कि आपको इस होल टॉपिक वेटलेसनेस इन सैटेलाइट की अच्छे तरीके से समझ आ गई होगी। अगर आपका इस टॉपिक के मुतालिक कोई क्वेश्चन हो तो आप उसको कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आप इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको इस चैनल की तरफ से आने वाले तमाम लेक्चर्स की नोटिफिकेशन मिलते रहे। थैंक यू, अल्लाह हाफिज।